तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो रसायन है हम लोग का, जो कि जिसमें पृष्ठ रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय। उसमें हम लोग आज एक टॉपिक देखेंगे जिसमें कि हम लोग अधिशोषण के बारे में पढ़ रहे थे। अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी अणु को जमा करने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है अधिशोषण। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। जब अधिशोष्य जो कि जिस अणु को हम जमा कर रहे हैं अधिशोषक के पृष्ठ पर, वह अगर भौतिक अधिशोषण तभी कहलाएगा जब वह जो है तुमको सामान्य वैन डेर वाल बल के द्वारा जो आकर्षण बल होते हैं जिसके द्वारा वह अधिशोषक के पृष्ठ पर चिपका रहे, तो वह प्रक्रिया भौतिक अधिशोषण कहलाती है। लेकिन अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच अगर रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाए तो उसे हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो जब रासायनिक प्रतिक्रिया होगी तो रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण भी कहते हैं इन शॉर्ट में, या भौतिक अधिशोषण को उसका इंग्लिश हो गया फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण का इंग्लिश हो गया तुमको फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन यह जो ताप पर निर्भर करता है। फिजिजॉर्प्शन क्या होता है? भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अधिक होता है, और चूंकि उच्च ताप जब रासायनिक प्रतिक्रिया होने के लिए उच्च ताप या सक्रिय ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है, तो उच्च ताप पर बहुत सी प्रतिक्रिया में ऐसा भी देखा जाता है कि निम्न ताप पर वह भौतिक अधिशोषण होता है जो कि वैन डेर वाल बल के द्वारा सिर्फ चिपक जाते हैं, लेकिन उच्च ताप होने पर वह रासायनिक प्रतिक्रिया करके रसोशोषण करता है। तो यह तुमको हो गया, तुम्हारा लिख लेते हैं इसको। अधिशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया जिसमें वैन डेर वाल बल, वैन डेर वाल आकर्षण बल के द्वारा अधिशोष्य अधिशोषक के पृष्ठ पर जमा रहते हैं। अधिशोषक के पृष्ठ पर जमा रहते हैं, वह प्रक्रिया भौतिक अधिशोषण कहलाती है। भौतिक अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण कहलाती है। जबकि अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच, अधिशोषित जो चिपकता है उसको अधिशोषक, और जिसके सतह पर चिपकेगा वो हो गया अधिशोषक। जबकि अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच, अधिशोषक के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर, रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण होता है, शोषण होता है। इसमें रासायनिक अधिशोषण होता है। जैसे निकेल के सतह पर जब हाइड्रोजन गैस के लिए चिपकाते हैं तो निम्न ताप पर उसमें भौतिक अधिशोषण होता है, लेकिन उच्च ताप पर जब हाइड्रोजन जो है अपने परमाणु में टूट जाता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अधिशोषण बदल जाती है। तो इसमें भौतिक अधिशोषण को निम्न ताप, इसमें कुछ दोनों में जो कुछ तुलनात्मक बातें हैं उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, तुलना करते हैं उनको। एक तरफ भौतिक अधिशोषण और एक तरफ रासायनिक अधिशोषण। देखो तो दोनों की तुलना करके कुछ टेबल बनाते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ही बना हुआ है, उस टेबल का भी मदद ले सकते हो। भौतिक अधिशोषण इधर लिख लेते हैं और इधर की तरफ रासायनिक अधिशोषण। तो देखो धीरे धीरे इसमें जो है ध्यान रखोगे दोनों का क्या क्या तुलना है। इधर की तरफ हो गया रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण।
तो राइस ट्यूटोरियल पर जाकर के तुम इस सब का डिटेल नोट्स भी ले सकते हो। ऐप पर तुम्हारा दिया हुआ राइस ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर पर है, उसमें तुमको इसके जो है नोट्स जो है डिटेल नोट्स सारे लिखे हुए भी मिल जाएंगे तुमको, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे तुमको। उसमें राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको जो भी तुम्हारा है नोट्स है तुम्हारा, उसके अलावा जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन सबों की भी वहाँ पर उपलब्धता है। और इसके अलावा तुम जो स्टूडेंट चाहो हमसे पढ़ने के लिए संपर्क भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया भौतिक अधिशोषण नंबर पहला। यह जो भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया है यह वैन डर वाल आकर्षण बल के द्वारा होती है। नंबर 1 में हो गया, इसमें वैन डर वाल आकर्षण बल, यह वैन डर वाल आकर्षण बल के द्वारा होते, वैन डर वाल आकर्षण, वैन डर वाल आकर्षण बल के, वैन डर वाल आकर्षण बल के कारण होती है। बल के कारण होती है। चलो इसको एक ही लाइन में हो जाएगा। इसमें तुमको क्या हो गया, यह तुमको किसके कारण होता है, नंबर पहला, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती, रासायनिक प्रतिक्रिया अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच, अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच होती है, के बीच होती है। ये रसो शोषण में हो गया। और इसमें लिख सकते हैं, इसमें वैन डर वाल आकर्षण बल, वैन डर वाल आकर्षण बल, वैन डर वाल आकर्षण बल, इसमें वैन डर वाल आकर्षण बल, वैन डर वाल आकर्षण बल पृष्ठ पर, इसमें वैन डर वाल आकर्षण बल पृष्ठ पर अधिशोष्य को जमा रखती है, करती है। तो वैन डर वाल बल के द्वारा यह क्या होता है, चिपका होता है। यह उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, उत्क्रमणीय का मतलब यह हो गया कि यह तुमको फिर से एक बार हटा करके फिर से जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें तो कोई विशिष्टता है नहीं, जिसमें रखा हुआ है फिर से टूट गया फिर से जुड़ सकता है। यह उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है, यह उत्क्रमणीय होती है। और इसमें क्या हो गया, ये जो तुम्हारा होगा यह तुमको क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। मतलब जो एक बार हो गया वह पुनः प्रतिक्रिया तो हर बार नहीं हो सकती है, यह अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब जो प्रक्रिया की एक बार हो गया फिर से रिपीट नहीं होगा, यह अनुत्क्रमणीय होती है। अब है नंबर तीसरा, यह उत्क्रमणीय होती है, मतलब कि फिर से रिवर्स हो जाएगा, और यह अनुत्क्रमणीय होती है। जो रासायनिक प्रतिक्रिया होगा जिसके बीच में हो जाएगा तो उसको पलट नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, एक बार जो हो गया तो वो रहेगा। यह विशिष्ट, इसमें कोई विशिष्टता नहीं होती, मतलब कोई भी अणु किसी की सतह पर चिपक सकता है भौतिक अधिशोषण में, तो इसमें विशिष्ट गुण नहीं होता है। तीसरा नंबर है तुमको, तीसरा नंबर, जिसमें
कोई विशिष्टता नहीं होती है। विशिष्टता का मतलब ये हो गया कि कोई भी अणु किसी के सतह पर विशिष्टता नहीं होती है, नहीं होती है, यह विशिष्ट होती है। मतलब कि तुमको रासायनिक अधिशोषण जो होगा या रासायनिक अधिशोषण सबका सब के साथ नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होती है। रासायनिक अधिशोषण में क्या लिख देंगे इसमें कि यह विशिष्ट होती है, मतलब कि यह सबका सब के साथ नहीं होगा, यह प्रकृति में विशिष्ट होती है, यह प्रकृति में विशिष्ट होती है, यह प्रकृति में विशिष्ट होती है, यह प्रकृति में विशिष्ट होती है। नंबर ये तीसरा होगा। नंबर चौथा, नंबर तीसरा यह हो गया कि यह प्रकृति में, इसमें कोई विशिष्टता नहीं होती। किसी भी पदार्थ को किसी भी सतह के सतह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिशोषित करा सकते हैं। तो ये इसमें कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए इसमें जो है तुमको जो ऊष्मा की जो उसमें अधिशोषण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसमें 20 से 40 किलो के जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें 20 से 40 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, किलो जूल ऊष्मा निकलती है। इसमें है तुमको, इसमें 80 से 200 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। 200 मतलब इसमें ऊष्मा की जो मात्रा होती है रासायनिक अधिशोषण में वो ज़्यादा होती है। तुमको इसमें और अंतर कर सकते हो। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए क्या होगा, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। इसमें सक्रिय ऊर्जा की जरूरत नहीं है। रासायनिक प्रतिक्रिया की जरूरत है, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या चाहिए हमको, इसमें चाहिए हमको सक्रिय ऊर्जा चाहिए, इसमें हमको सक्रिय ऊर्जा चाहिए तुमको, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिख दोगे, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय ऊर्जा के बिना रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह तुम्हारा हो गया। अगला जो पॉइंट होगा तुम्हारा, छठा नंबर लिख सकते हो। तो इसमें तुमको क्या होगा, यह निम्न ताप पर, निम्न ताप इसके लिए फेवरेबल होता है, इसके लिए एक निम्न ताप फेवरेबल है। और इसमें कौन सा ताप है, उच्च ताप इसमें फेवरेबल होगा, इसमें उच्च ताप फेवरेबल होगा। उच्च ताप पर ये ज़्यादा बेहतर होगा और ये निम्न ताप इसको फेवर करेगा। यह तुमको क्या होता है, इसमें जो तुमको होगा, ये इसमें विशिष्टता पाई जाती है। भौतिक अधिशोषण में कोई विशिष्टता नहीं होती, इसमें जो ऊष्मा की मात्रा है वो कम है। और यह तुमको क्या होगा, तीसरा, यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यह भी कुछ निर्भर करता है, इसमें दोनों में सेम है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा तुमको पॉइंट लिख सकते हैं, एक आध पॉइंट और आगे, कि यह तुमको एकल होता है। इसमें जो तुम्हारा होगा, यह तुमको एक ही, यह बहुत परत में जमा हो सकता है। इसमें जो है परत क्या होगा, बहुत परतीय होगा। मतलब कि इसमें बहुत से परत में जमा होता है, इसमें एकल परतीय होता है। इसमें एक ही परत होगा, क्योंकि एक बार प्रतिक्रिया करेगा तो अब प्रतिक्रिया क्या नहीं करेगा। तो ये तुमको ये जो तुम्हारा दिया हुआ है पॉइंट, ये तुमको एनसीईआरटी बुक में सारे लिखे हुए हैं, उसमें भी उससे भी तुम मदद लेके इसको टेबल को पूरा कर सकते हो, या राइस्टोरियल ऐप पर जाकर के उसको नोट्स के रूप में लिख सकते हो। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में मैंने क्या बताया कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, यह वैन डर वाल्स आकर्षण बल के द्वारा कारण होता है। इसमें जो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो कम होती है, 20 से 40 किलो जूल तक होती है। उसमें तुमको 80 से 200 किलो जूल तक होती है। और इसमें तुमको जो कि है निम्न ताप भौतिक अधिशोषण को फेवर करता है। उच्च ताप पर कौन होता है, रासायनिक अधिशोषण के लिए सक्रिय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, रासायनिक भौतिक अधिशोषण के लिए कोई सक्रिय ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों ही क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होते हैं, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो उसमें अधिक अधिशोषित क्या हो सकेंगे, चिपक पाएंगे। जैसे कि चूर्ण बना देते हैं किसी चीज़ को, महीन कर देते हैं अधिशोषक को, तो उसमें उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए उसमें अधिक से अधिक अधिशोषित, उसमें अधिशोषण का सीमा बढ़ जाएगा, अधिशोषण अधिक होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है, दोनों में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। और भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, बहुत से परत क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया कभी भी क्या होती है,
एक के बाद दूसरा, अगर एक परत उसका खत्म हो गया तो फिर दूसरे के साथ उसका रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के तुमको जो है अंतर हैं। तो 9 पॉइंट तुम्हें एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तुम उसको मदद से भी क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो मैंने एक बार बोल भी दिया और कुछ हद तक लिख भी दिया। तो ये तुम्हारा हो गया भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बाद हम लोग देखते हैं एक है टॉपिक जिसका नाम है अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण समतापी में क्या होता है तुमको कि अधिशोषण समतापी का मतलब हो गया कि जब अधिशोषण तुमको हो रहा है और उसमें समतापी का मतलब ताप जब क्या रहे, समान रहे। जब ताप समान रहेगा तो दाब बढ़ाने पर जब ठोस के सतह पर जो तुमको गैस के अधिशोषण की जो मात्रा होती है, ठोस के सतह पर जो गैस अधिशोषित होती है उसकी मात्रा बढ़ती है। अगर ताप समान भी रहे तो उच्च दाब पर गैस के जो अधिशोषण जो होती है वह अधिक होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, फ्राउंडलिच ने इसके नियम दिया है, फ्राउंडलिच नाम के वैज्ञानिक ने, उसके आधार पर उसी के नियम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी, समतापी को आइसोथर्म कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समान ताप पर, समान ताप पर किसी ठोस के सतह पर, किसी ठोस के सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। गैस के दाब पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर निर्भर करती है। तो दाब अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तुमको दाब, जब शुरुआत में दाब के बढ़ने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब दाब एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ जाएगा तो वह सेचुरेट हो जाता है, मतलब अब जो है दाब बढ़ाने पर उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है, जिससे फ्राउंडलिच ने एक वक्र के द्वारा और एक समीकरण के द्वारा इसको निरूपित किया है। फ्राउंडलिच के अनुसार यदि अधिशोषण की सीमा फ्राउंडलिच के अनुसार m द्रव्यमान अधिशोषक के पृष्ठ पर x ग्राम अधिशोष्य हो, अधिकतम जमा हो तो अधिशोषण की सीमा x/m बराबर k p पर पावर 1/n, जहाँ पर n ग्रेटर देन 1, जहाँ पर n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जहाँ पर n ग्रेटर देन 1 हो गया। x/m, अगर m ग्राम अधिशोषक है उसके पृष्ठ पर अगर x ग्राम अधिशोष्य क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उस पर जो तुमको जो उस पर जो अधिशोषक की मात्रा होगी वो दाब पर निर्भर कर देगी। अगर ताप क्या रहे, समान रहे, समान ताप पर, समान ताप पर, ताप समान रहने पर x ग्राम, अगर मैं अधिकतम जो अधिशोष्य किसी m, अगर अधिशोषक का द्रव्यमान m ग्राम है और उसके पृष्ठ पर अधिक से अधिक x ग्राम अधिशोष्य जमा हो सकते हैं तो वह उसके दाब पर निर्भर करेगा। तो गैस के दाब पर, यहाँ P बराबर गैस का दाब, P बराबर गैस का दाब हो गया। इसको अगर वक्र के रूप में लिए देना चाहेंगे या इसको जो है तुमको अगर लॉग ले लें दोनों साइड,
लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log x बाय m बराबर क्या हो जाएगा, log k प्लस 1 बाय n क्या आ जाएगा, log में बाहर आ जाएगा log p। log के रूप में इस समीकरण को इस ढंग से लिख सकते हैं। तो दोनों का अगर आलेख खींचते हैं हम लोग तो देखते हैं जैसे कि x बाय m और p का ग्राफ खींचते हैं। इसको देखो, x बाय m और इधर p। x बाय m हो गया अधिशोषण की सीमा, अधिशोषण की सीमा कहते हैं इसको, अधिशोषण की सीमा। और इधर हो गया गैस का दाब, गैस का दाब। इसमें होता है तुमको कि यह धीरे धीरे जैसे जैसे दाब बढ़ेगा शुरुआत में यह बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब अब दाब बढ़ने पर इसमें नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक कि ताप अगर बढ़ाइएगा तो ये जो तुमको है ताप, अगर दो ताप पर देखें तो ये जो ताप तुमको बढ़ेगा तो ये जैसे T1 ताप है, ये T1 है और ये T2 है। T2 ग्रेटर देन अगर T1 होगा तो अगर ताप बढ़ता है तो इसमें अधिशोषण की सीमा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तुमको ये अधिशोषण समतापी है। इसी को कहते हैं, इस वक्र को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण समतापी। ये एक ताप पर, नियत ताप पर है T1 पर, इसलिए इसको कहेंगे अधिशोषण समतापी। ये भी नियत ताप T2 पर है तो ये हो गया, ये भी समतापी और दो ताप पर दिखाया गया है। और जहाँ तक कि log x बाय m का बात है, log के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर log p ले लेते हैं और यहाँ ले लेंगे log x बाय m ले लेंगे। तो log p और log x बाय m का जो आलेख होगा वो तुमको क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा। ये तुमको एक सरल रेखा में जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया log p और log x बाय m के बीच का आलेख। तो इसमें यही हुआ कि दाब बढ़ाने पर क्या होगा, समान ताप है तो दाब बढ़ाने पर इसका जो अधिशोषण की सीमा है ये बढ़ते जाएगी। लेकिन अब दाब बढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद यह इसका बढ़ना लगभग रुक जाएगा। तो यह तुमको क्या कहलाएगी, यह तुमको अधिशोषण की सीमा का मान तुमको लगभग रुक जाएगा। तो यह तुमको एक पैरेलल हो जाएगा इसके। तो और यह तुमको हो गया, जबकि इसका क्या होगा, यह तुमको सरल रेखा में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यह तुमको लॉग के रूप में अगर लेंगे तो ये सरल रेखा में दिखेगा, नहीं तो धीरे धीरे ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो ढाल होगा रेखा का, वो होगा 1 बाय n होगा। यह ढाल क्या होगा तुमको, ये तुमको लॉग यहाँ पर से भी दिखा सकते हैं इसको, इसका ढाल होता है तुमको 1 बाय n, ऐसे करके होगा तुमको। ढाल को कहते हैं 1 बाय n होगा। इसका tan थीटा होता है तुमको, इसका tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय n, इसका ढाल हो जाएगा। तो ये तुमको, और जो जहाँ पे कटा वो हो गया log k हो जाएगा, यहाँ पर log k के बराबर हो जाएगा log x1। तो ये तुम्हारा जो है, तुमको दोनों के फ्रॉन्टली के अनुसार क्या कहना है कि जब गैस का दाब बढ़ता है किसी ठोस के पृष्ठ पर तो उसमें गैस की मात्रा अधिक क्या हो सकती है, जमा हो सकती है। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक समान ताप पर ये जो वक्र के रूप में दिखाया गया इसे अधिशोषण समतापी कहेंगे। और ये लॉग के साथ इसमें दिखाया गया, तो ये जो तुमको नियम जो दिया गया ये फ्रॉन्टलिच का नियम कहलाता है। तो इस लेक्चर में तुमको जो है अब एक है तुमको विलयन प्रावस्था से क्या करते हैं, विलयन प्रावस्था सांद्रण और अधिशोषण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो बाकी किसी भी चीज़ में क्वेश्चन पूछना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी चीज़ में या मैथ में, तो उसके लिए तुम राइट ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।